कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी तो देखना ध्यान से कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो ना हो जाए, है ना, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, है ना। अब देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, किस तरह के एग्जांपल होते हैं। ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x करना है, 4 3 जा माइनस 12, तो ये 4x स्क्वायर एक तो नंबर माइनस 6x हो जाएगा और एक प्लस 2x माइनस 3। जब यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म हो ना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 आएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखोगे कि एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। ये भी चीज ध्यान रखो कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर जो होगा नेगेटिव में होगा, छोटा वाला पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अब देखो दो दो का पेयर बना लो, इस पेयर में से चलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के बच्चों के लिए। अगर आप देखेंगे यहां से तो आपका 2 चैप्टर कवर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का भी आधा पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ठीक है। कुछ चीजें प्रैक्टिस से भी आपकी अच्छी होगी। तो देखो एक तो पॉलिनोमियल ऐसा चैप्टर है कि जो कि आप 7th क्लास 8th क्लास और 9th क्लास तीनों ही क्लास में लाइन से पढ़ा है, ठीक है, और फिर से आपको 10th क्लास में भी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो कुछ बातें डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहली बात है वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सभी के सभी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो x है, y है, z है, तो ये सभी मिलके क्या हो गए, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये सभी वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अननोन क्वांटिटी होता है, ठीक है। वैसे ही जो रियल नंबर्स है उसे क्या बोलते हैं, वो कांस्टेंट है, वो सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को बोलते हैं कि ये नोन क्वांटिटी है, ठीक है। वैसे ही वेरिएबल और कांस्टेंट जब मिलता है तो मिलके दोनों क्या बनाते हैं, टर्म बनाते हैं, और उसी टर्म को हम लोग अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 2x हो गया, 3y हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, ये सारा चीज जो है मिलके क्या बन जाता है, ये अलजेब्रिक टर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। ये आपका अलजेब्रिक टर्म है। कुछ भी आपको ऐसा दिखता है ना, अल्फाबेट्स के साथ कुछ भी ऐसा दिखता है तो आप उसको अलजेब्रिक टर्म बोल दो, ठीक है। और वैसे ही खूब सारे अलजेब्रिक टर्म्स मिलके क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, है ना। जब अलजेब्रिक टर्म्स बहुत सारे आपके पास, मान लो अलजेब्रिक टर्म्स है, ठीक है, बहुत सारे आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स है, और इसी अलजेब्रिक टर्म्स को जब आप कंबाइन करेंगे विद प्लस और माइनस साइन, विद प्लस और माइनस साइन, तो ये क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ये देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही कुछ इस तरह के जो भी चीजें बन रही है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी अलजेब्रिक टर्म से बना हुआ, अलजेब्रिक टर्म से बना हुआ एक्सप्रेशन ही क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। उसको प्लस और माइनस साइन से कनेक्ट करना होता है। जैसे मान लो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इफ ऑल द अलजेब्रिक टर्म्स आर कंबाइंड टुगेदर विद प्लस और माइनस साइन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात समझ में आ रही है ना। तो जब खूब सारे अलजेब्रिक टर्म्स को आप कंबाइन करेंगे प्लस और माइनस साइन के साथ, तो क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर हो गया, बच्चों के दिमाग में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इमेज तो बन गया होगा, ठीक है ना। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या कहा जाता है, तो आप ऐसा कहेंगे कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, तो पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाता है। क्या बनता है, पॉलिनोमियल हो जाता है ना। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose power of variables is whole number is called polynomial। जैसे मान लो हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, तो देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर जब आप वेरिएबल को देखेंगे तो इसके वेरिएबल का पावर देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 7x की पावर 0, ठीक है। तो जब जब वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। जब जब वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा तो बोलेंगे ये क्या है, पॉलिनोमियल है ना। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो जाए देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है। एक बात और आप नोट में लिख सकते हैं, एक बात और आप नोट में लिख सकते हैं कि ऑल द पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression। all the polynomials are algebraic expression। सभी पॉलिनोमियल जो है algebraic expressions का।
all the polynomials are algebraic expression, but all the algebraic expression but all the algebraic expression is not a polynomial. सभी algebraic expression polynomial नहीं है, सभी algebraic expression polynomial नहीं है। ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? सभी polynomial algebraic expression है, पर सभी algebraic expression क्या नहीं है? polynomial नहीं है। ठीक है, एक algebraic expression का polynomial नहीं होता है। ठीक है, तो देखो for a polynomial, नोट में लिख लो, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एन algebraic expression शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए, है ना? शुड नॉट बी क्या नहीं होना चाहिए? पहला पॉइंट देखो, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का पावर, द पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एन algebraic expression शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए? तो पहली बात तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। किसी भी वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव हो गया तो वो algebraic एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? सेकेंड पॉइंट, ऐसे ही फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन हो गया तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तीसरी बात, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल का पावर इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इरेशनल नंबर भी हो गया तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना? आप डेसिमल कहेंगे तो फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों एक ही चीज है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल ये दोनों चीज वेरिएबल के पावर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये आपको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -3 + 4। अब आपसे कोई बोले क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं, यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, वहीं पे आपसे कोई ये बोलेगा एक्स स्क्वायर -3x + 4, हाँ ये पॉलिनोमियल है। आप कोफिशिएंट को ध्यान नहीं देना है, कोफिशिएंट कुछ भी होगा, है ना? कोफिशिएंट कुछ भी होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है। जब भी आपको पॉलिनोमियल को देखना है तो आपको वेरिएबल का पावर देखना है। ठीक है, वैसे ही किसी ने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1/2 + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो x के पावर 1/2 है। ठीक है, ऐसे किसी ने लिख दिया √2x² प्लस 3x + 5, क्या यह पॉलिनोमियल है? तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। देखो ये x² का कोफिशिएंट इरेशनल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। पर वही आपको कोई ये लिख के दे दे x के पावर √2 प्लस y के पावर √3 + 5, क्या यह पॉलिनोमियल है? तो यह पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, y का पावर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो वेरिएबल के पावर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये चीजें एकदम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या, आपको पॉलिनोमियल पहचानने आना चाहिए। तो पॉलिनोमियल का सिंपल डेफिनेशन यही है कि वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो बोलेंगे कि यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको मैं पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म दिखा रहा हूं, जनरल डेफिनेशन में दिखा रहा हूं कैसा होता है। देखो पॉलिनोमियल इस तरह से लिखते हैं, px = a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n-1 प्लस a2 x के पावर n-2 एंड सो ऑन, ऐसा करके a, ये कांस्टेंट है। ये देखो ये पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, जहां पे हाईएस्ट पावर जो है n है, हाईएस्ट पावर क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसमें n है ना? n सबसे बड़ा नंबर है, और यही n जो होगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी डिसाइड करेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? तो देखो a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n-2, ये सभी के सभी x का जो भी पावर है वो आपका क्या होना चाहिए? फुल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना? तो n-1 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, n-2 भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? हाँ, ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें एक और टर्म है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसा कहोगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a polynomial is called degree of the polynomial, is called the degree of the polynomial, degree of the polynomial, उसे पॉलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री n हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री n हो जाएगी, है ना? इस पॉलिनोमियल की डिग्री n हो जाएगी। क्लियर है? जैसे मान लो आपके सामने एक और पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूं, ये पॉलिनोमियल है x के पावर 5 प्लस 5x के पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, है ना? अब देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये डिग्री है पॉलिनोमियल की, ठीक है? ये डिग्री है। जो हाईएस्ट पावर होगा, मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल और लिख दिया ऐसे, ये लिख लिया x के पावर 100 प्लस 5x प्लस 7, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री आपकी 100 हो जाएगी, है ना? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 100 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो वैसे हम लोग पॉलिनोमियल की क्या करते हैं? डिग्री डिफाइन करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब अगला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है? पहला टाइप है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो जाए उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना? हमें डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ax प्लस बी, ऐसा होता है। इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है? जहां पे a और b कांस्टेंट है, a एंड b आर कांस्टेंट, ठीक है? a और b कांस्टेंट है, और फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल a जीरो नहीं होना चाहिए, a कैन नॉट बी जीरो, है ना? फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना? आप एग्जांपल के लिए देखेंगे तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल की शक्ल कैसी होती है। आप इस तरह से लिख लो 2x प्लस 3, 4 माइनस 3x, 5x, 7x, x, ये सभी के सभी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है ना? ये इस तरह के लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है? अगला है कि ग्राफ पे ये कैसा रिप्रेजेंट होता है। लीनियर पॉलिनोमियल को आप ग्राफ पे देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, है ना? तो इट रिप्रेजेंट्स a straight line, it represents a straight line on a graph, यह ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन शो करता है, ठीक है? यह ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन शो करता है। देखो कुछ इस तरह का ये लाइन हो गया, है ना? खूब सारी लाइन होंगी, अलग अलग तरीके से लाइन बनेगी, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से भी होगा, लाइन ऐसे भी हो सकता है, इस तरह की भी लाइन हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? तो यही लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर हो गया? अगला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाएगी। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे ए बी सी तीनों ही कांस्टेंट है। पर ये ध्यान रखोगे कि ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी तो देखना ध्यान से कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो ना हो जाए, है ना? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा तब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा ही नहीं, है ना? अब देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं ना, किस तरह के एग्जांपल होते हैं। ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, है ना? ऐसे 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये सभी के सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर से आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म देखना है, ये चीजें रहें या ना रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी और सी जीरो हो सकता है पर ए कभी जीरो नहीं होगा फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं, ठीक है। जब भी आप ऐसे एक्सप्रेशन को देखें तो आप पहचान जाए कि हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, है ना। अब ग्राफ पे बात करते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, ग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ग्राफ में ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है ना। जब आप ग्राफ पे देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है होता है एक तरह का पैराबोला शो करता है। एक पैराबोला जो होता है अपवर्ड पैराबोला होता है और एक पैराबोला जो होता है वो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है। और ये जो है ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। एक तो अपवर्ड पैराबोला शो करता है और एक डाउनवर्ड पैराबोला शो करता है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये ए पॉजिटिव होता है ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। कोई ये सोच रहा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ ए जीरो हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए तो पहली बात तो फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो गया तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ध्यान आपको रखना है। ये बातें समझ में आ रही है? ग्राफ पे ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है यानी ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है क्या? तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला देखो, अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 3 हो जाए, जिसकी डिग्री 3 हो जाए उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री 3 हो जाए उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। आप देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये इस तरह से लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए जीरो नहीं होना चाहिए, जहां पे ए बी सी डी सब कांस्टेंट है, ये बात आपको पता है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, बी सी डी जीरो हो जाए तो भी चलेगा, ना हो जीरो तो भी चलेगा, ठीक है। एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 1, ये सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। या आप एक्स क्यूब लिख लो, ये सभी के सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये सभी के सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अगर आप इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, सर इसका ग्राफ कैसा होता है, तो भाई इसका ग्राफ कर्व को डिनोट करता है, ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है। कैसा कर्व होता है? कुछ इस तरह से कर्व हो सकते हैं, कुछ इस तरह से कर्व हो सकते हैं, कर्व ऐसा भी हो सकता है, कर्व ऐसा भी हो सकता है, खूब सारे अलग अलग पॉसिबिलिटी है इसके कर्व की, है ना। ये आपको दिखा दिया, ये ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस पे 3 बार कटेंगे, 3 बार कटेंगे, है ना। ये ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस पर 3 बार कटेंगे। कर्व तो ऐसा भी हो सकता है, कर्व तो ऐसा भी हो सकता है, इस तरह के भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। तो एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर्व कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला है, अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। और 4 से ज्यादा वालों को पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है ना। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा डिटेल हमें पढ़ना नहीं है, तो इसलिए अब अगला देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो जाए, जिसकी डिग्री 0 हो जाए उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाए उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप लिख लो px इक्वल्स टू 5, px इक्वल्स टू 10, px इक्वल्स टू 2, px इक्वल्स टू c, कुछ भी ऐसा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। आप इसे जब ग्राफ पे देखेंगे तो ग्राफ पे ये ऐसा होता है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है आप नोट में इसे लिख लो, है ना, इट रिप्रेजेंट्स
straight line and it is parallel to x एक्सिस। यह लाइन स्ट्रेट लाइन तो होता है पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। यह एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना। कांस्टेंट वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगी तो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा। ये होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? ठीक है। अब अगला है एक जीरो पॉलिनोमियल। अगला है जीरो पॉलिनोमियल। अगला है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर px बराबर जीरो है, एक जीरो पॉलिनोमियल, यही जीरो पॉलिनोमियल है ना। नोट में लिख लो, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। ये बात समझ में आ गई ना। तो जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल है। क्लियर है क्या? आगे बात करते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, इसमें तो पहले हम ये देखते हैं पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना होता है ना। ऐसा लिख लो, नोटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। नोटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का नोटेशन क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल का नोटेशन क्या है? हम कैसे डिनोट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को? आप px से डिनोट कर लो, आप gx से डिनोट कर लो, आप fx से डिनोट कर लो, आप hx से डिनोट कर लो। इस तरह से पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है ऐसा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल हो। अब कह रहा है कि ये जो पूरी पॉलिनोमियल है वो एक्स पे डिपेंड करता है। यह जो पूरी पॉलिनोमियल है किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे px की वैल्यू भी बदलेगी, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू भी बदलेगी। ये बात समझ में आ रही है ना? जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी बदलेगी। तो आपसे अगर कोई बोल रहा है कि किसी पॉइंट पे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, अगर मान लो किसी ने दे दिया कि x इक्वल्स टू 3 पे आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है? देखो यहां पे x की जगह पे आप 3 रख दो, तो यहां भी जहां जहां x दिख रहा है आप उसकी जगह पे x की जगह पे 3 रख दो। देख लो ये कर दिया हमने। ये तीन 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 तिहाई 9 और ये माइनस 6 प्लस 3, तो ये 9 3 12 और 6 हो गया। p3 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कोई पूछता कि एट x इक्वल्स टू अल्फा पे बताओ, तो x की जगह पे आप क्या रखोगे? अल्फा। ये p अल्फा हो गया, तो आप रख दो x की जगह पे अल्फा। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई? ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है ना, अगर ये px है तो पूरा x पे डिपेंड करेगा, यानी x के किसी पॉइंट पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो आप x की जगह पे वही वैल्यू पुट कर दो, खत्म कहानी। ये बात समझ में आ रही है ना? तो किसी भी पॉइंट पे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x माइनस 3 और आपसे किसी ने पूछा कि जीरो पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x की जगह पे जीरो पुट कर देना है और यहां भी जहां जहां x दिख रहा है सब जगह जीरो रख दो, तो जीरो माइनस 3 आपकी फाइनली आंसर -3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? तो ये होता है किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, अगला देखो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो अभी हमने बात किया ना कि मान लो पॉलिनोमियल की कोई कोई पॉलिनोमियल है ना, ऐसा दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। पूरी पॉलिनोमियल जो है ये x पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी बदलेगी। ये बात समझ में आ रही है ना? जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी बदलेगी। अगर मान लो मैं इस पॉलिनोमियल, अब एट x इक्वल्स टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जगह पे 0 रखोगे, x की जगह पे आप 0 रखोगे, 3 इंटू 0 प्लस 2। ठीक है, तो p0 की वैल्यू 2 आ गई। आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे निकाल लो,
आप 1 पे निकाल लो, रखो यहाँ पे x के जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, 2 1 3 और 3 जीरो हो गया ना, p1 की वैल्यू जीरो हो गई। आप 2 पे निकाल लो, p2 निकाल लो, p2 की वैल्यू निकालो, 2 पे निकालो, 2 पे निकालोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 2, तो 6 माइनस 6 जीरो हो गया। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे भी जीरो आ गया, 2 पे भी जीरो आ गया, ठीक है, और 3 पे देखोगे तो देखो क्या आ रहा है, 3 पे 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, ये तो खत्म हो गया, तो 2 आ गया, है ना, 3 पे 2 आ गया। 4 पे निकाल लो, 4 पे निकाल लो, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 और ये 2 16 2 18 और ये में से 12 गया 6 आ गया, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो पॉलिनोमियल है 1 पे वैल्यू 0 दिया, 2 पे वैल्यू 0 दिया, 3 पे वैल्यू 2 दिया, 4 पे वैल्यू 6 दिया, अलग अलग x पे अलग अलग इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है ना। x के जिस वैल्यू पे, x के जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए, x की वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, x की वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। जैसे यह जो पॉलिनोमियल है 1 पे भी 0 दिया है और 2 पे भी 0 दिया है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल के पास दो जीरोज है, और दो जीरो कौन कौन है, 1 और 2 है, 1 और 2 है। कोई भी वैसा x नहीं है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ऐसा क्यों होता है, ये भी बातें करेंगे, ठीक है ना, ये भी बात करेंगे क्यों होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, x की वह वैल्यू जिस वैल्यू पे वह पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, x की वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, 1 और 2 है। ये बात समझ में आ गई ना। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बातें जब भी आपसे कोई करेगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बातें आपसे कोई भी करेगा, तो आप क्या बताएंगे उसे कि देखो x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, x की वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। मान लो px कोई पॉलिनोमियल है ना, px कोई पॉलिनोमियल है, और हमने क्या किया, इस x पे हमने अल्फा को रख दिया, और जैसे p अल्फा रखा, p अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, p अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम ये बोलेंगे कि अल्फा इज वन ऑफ द, अल्फा इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ रही है ना कि अल्फा वाली वैल्यू पे यह पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसलिए अल्फा इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ये बात समझ में आ गई ना। अगर आप इस चीजों को क्लास 9th में जाके देखते हैं, फैक्टर थ्योरम से रिलेट करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं यानी कि x माइनस अल्फा जो है, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px, है ना, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ ps। और आपको ये बात पता ही है कि अगर x माइनस अल्फा किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अरे वाह, ये तो बातें वाइस वर्सा हो गई, ठीक है। तो यही सारी बातें, ठीक है। जीरोज क्या होता है पॉलिनोमियल की, x की वह वैल्यू जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, x की वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। ये बात समझ में आ गई ना। तो यही है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। अगला देखो, मेथड्स टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे हम पॉलिनोमियल की जीरोज निकालते हैं, ठीक है ना, क्या क्या मेथड है इसको निकालने का। पहला मेथड आप मुझसे बात करेंगे तो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से हम पॉलिनोमियल की जीरोज बता सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ से पॉलिनोमियल की जीरोज की बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। देखो मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, px है, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो यही पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल x पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ रही है ना, पूरी पॉलिनोमियल x पे डिपेंड करती है। आप जिस प्लेन की बात करें ना, वो एक्स वाई प्लेन है, और आपको पता नहीं पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप किसी भी कर्व पे देखेंगे तो वहां का जो प्रत्येक पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आ रही है। तो x तो इसका x कोऑर्डिनेट है, पर जो px है ना वो y कोऑर्डिनेट है। हम px को ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू px, है ना। हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। इस कर्व का प्रत्येक पॉइंट आप देखेंगे, मान लो जैसे ये पॉइंट है, मैंने अल्फा और बीटा लिख दिया,
तो ये होगा कि इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा है और y कोऑर्डिनेट बीटा है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहली बात, आप px को y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप px को y से लिख सकते हैं, है ना? तो ये बात है, जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो हम ग्राफ पे देखते हैं, ठीक है? प्रत्येक पॉलिनोमियल अपने आप में एक कर्व है, आप उस कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये px पॉलिनोमियल है। मैंने क्या किया, इस कर्व को ड्रॉ किया, इस कर्व को ड्रॉ किया, ठीक है? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है ना? x की जिस वैल्यू पे px जीरो हो जाए, x की जिस वैल्यू पे px जीरो हो जाए, x की वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, px को जीरो होना है यानी y को जीरो होना है, यही बात है ना? px को जीरो होना है यानी किसको जीरो होना है? y को जीरो होना है। y कहां जीरो होता है? x एक्सिस पे जीरो होता है। y कहां पे जीरो होगा? x एक्सिस पे जीरो होगा, ठीक है? तो अगर आप इस कर्व को देखो तो यह कर्व है x एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है? एक तो देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना? मैं कुछ देर के लिए इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं ना, कुछ ऐसा नाम दे रहा हूं, अल्फा कॉमा जीरो, और इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं बीटा कॉमा जीरो, है ना? x एक्सिस पर y जीरो होता है। ये बात क्लियर है आपको? तो देखो, इस पॉलिनोमियल के आपके पास कितने जीरोज मिल गए? दो जीरोज मिल गए, एक तो ये अल्फा मिल गया और एक बीटा मिल गया। ये बात समझ में आ गई ना? अल्फा और बीटा x की वैल्यू है। क्या है कि जैसे आप इस x के जगह पे आप अल्फा रखेंगे तो p अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो होगा। आप x के जगह पे बीटा रखेंगे तो p बीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो एक तो आपको जब भी नंबर ऑफ जीरोज कोई पूछे तो आप ये ग्राफ पे देखें कितने बार कट कर रहा है। अच्छा, दो बार कट कर रहा है तो दोनों जीरोज हो, दो जीरोज हो गया। अब जीरोज बताना है तो यहां का आप एक्स कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, जो यहां का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो यहां का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये देखो, एक कर्व ड्रॉ किया, एक कर्व ड्रॉ किया, ये देखो एक कर्व ड्रॉ किया। पहली बात तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इस पॉलिनोमियल का, ठीक है? तो जब भी आप पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कोई पूछता है तो आप ये देखें कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने बार कट, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या जीरो होता है? वाई जीरो। वाई जीरो का मतलब पी एक्स जीरो, है ना? एक्स की उसी वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल जीरो होता है, एक्स का वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा, ठीक है? तो एक तो यहां पे कट कर रहा है, देखो, एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज इस पॉलिनोमियल के 3 हो गए। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3 हो गए। ये बात समझ में आ रही है ना? टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर है? तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर नंबर ऑफ जीरोज आपसे कोई पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट ये देखें कि वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है। देखो, ये 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएंगे, ठीक है? जीरोज 4 हो जाएंगे, ठीक है? और ये पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल है, ध्यान रहे आप, ये पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल है। क्लियर है? ये पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल, यहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x बदलेगा px की वैल्यू बदलेगी। ये बात समझ में आ रही है ना? वही कोई पॉलिनोमियल अगर इस तरह से दे दे, अगर कोई पॉलिनोमियल आपको ऐसा दे दे कि पी वाई है, मान लो एक पॉलिनोमियल पी वाई है और इसका ग्राफ दिया हुआ है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है? इस तरह से दे रखा है। फिर आपको ये देखना है कि पॉलिनोमियल वाई एक्सिस को कितने बार कट किया है, वाई एक्सिस को कितने बार कट किया है। तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गए, है ना? अब इस पी वाई पॉलिनोमियल अगर होगा, यहां पे y अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप ये बात ध्यान रखोगे कि ये पॉलिनोमियल पूरा पूरा y पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे y बदलेगा वैसे वैसे py बदलेगा। तो y कहां पे जीरो होता है? x एक्सिस पे, है ना? अब ये जो py है वो क्या है? x इक्वल्स टू py हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? अब x कहां पे जीरो होगा? y एक्सिस पे जीरो होगा, तो आप y एक्सिस पे चेक करोगे कितने बार कट कर रहा, तो इसके जीरोज कितने हो गए? 3 हो गए। ये बात आप ध्यान रखोगे, बोर्ड में एक बार सवाल ऐसे आ चुका है, ठीक है? बच्चे px वाले पढ़ के जाते हैं और सवाल किस पे आ जाता है? py पे आ जाता है, ठीक है ना? y के रेस्पेक्ट में पॉलिनोमियल दे देता है, y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देता है, तो उसके लिए आपको फिर y एक्सिस को देखना होगा कि y एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। क्लियर है क्या? तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल लोगे। क्लियर है ना? एक तो आप ग्राफ को देख के, सेकेंड मेथड क्या है पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का? देखो, मान लो px कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, ठीक है? px कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, अब आपको इसके जीरोज बताने हैं। जीरोज का मतलब x की वैल्यू, x की वह वैल्यू जिसपे px जीरो होगा, ठीक है?
तो क्या आप करोगे, सबसे पहला काम आप px को जीरो कर लो। जैसे आप px को जीरो करोगे यह एक इक्वेशन बन जाएगा, यह एक इक्वेशन बन जाएगा और इस इक्वेशन का जो रूट होगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा, है ना। यहां से आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, x की वो वैल्यू निकाल, जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल px जीरो हो रहा है, x की वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। क्लियर है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, मान लो px की जगह पे ऐसा दे दिया 3x माइनस 6, इस तरह का एक पॉलिनोमियल दे दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, px को जीरो कर लो। ठीक है, यानी 3x माइनस 6 को जीरो कर लो। यहां से 3x इक्वल टू 6 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। ये बात समझ में आ रही है ना, 2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। क्लियर है। कुछ बातें आपको मैं और बता दूं जीरोज के बारे में, नोट में आप ये लिख लो, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो जो होते हैं वो डिग्री पे डिपेंड करता है ना। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने मैक्सिमम जीरोस होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके उतने मैक्सिमम जीरोस। ठीक है, तो एक तो बात आप कह सकते हो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल depends on the डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वह पॉलिनोमियल की डिग्री पे डिपेंड करता है, वह पॉलिनोमियल की डिग्री पे डिपेंड करता है। ये बातें समझ में आ रही है ना। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने मैक्सिमम जीरोज। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, है ना, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने मैक्सिमम जीरोज, है ना। जिसकी जितनी डिग्री है ना, डिग्री उसके उतने मैक्सिमम जीरोज, उसके उतने मैक्सिमम जीरोज, है ना, मैक्सिमम जीरोज। अगर आपको ये बात पता है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोज 1 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोज 2 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोज 3 होगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोज 4 होगा। यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम डिग्री है वो उस मैक्सिमम जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज है, वो उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे डिग्री बदलेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज बदल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर मिनिमम जीरोज के बारे में आप बात करेंगे तो जितने भी पॉलिनोमियल अगर इवन डिग्री है, जितने भी पॉलिनोमियल अगर इवन डिग्री है, तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल का जो मिनिमम जीरोज होगा वो 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। इवन डिग्री पॉलिनोमियल का मिनिमम जीरोज कितना, 0, और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का मिनिमम जीरोज जो होगा 1 होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का मिनिमम जीरोज 1, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का मिनिमम जीरोज 0। क्लियर है। तो ये कहानी है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, अब आगे वाला टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी हमने बात किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री कितनी है, पहले तो 2 है, तो मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, है ना। तो पहली बात कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होंगे, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एट मोस्ट 2 जीरोज। तो पहली बात तो ये है कि एट मोस्ट 2 जीरोज, एट मोस्ट 2 जीरोज, है ना। यानी x की सिर्फ 2 ही ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर सकता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा x की सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती है जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर सकती है, जीरो कर सकती है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो करना क्या होता है, देखो आप पहले px को जीरो कर दो, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो। आप ये देखो ये 2 डिग्री का इक्वेशन बन गया। आप सॉल्व करोगे, x की जो वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। अब एक बात और ध्यान से देख लो कि मान लो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो क्या होगा कि अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है
तो पहली बात तो ये कि पी अल्फा की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, पी बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी जीरो होगी। ये बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब सर आप ये बात कह रहे हो कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखो, आप ये भी बता रहे हो कि ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। हाँ ये भी होगा, ये बात भी होगा। अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई ना? जीरोज आपको निकालने आता है, हम उस पर बात भी करेंगे। तो पहली बात तो ये देख लो। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में बात यहां पे करते हैं। हमने देखा कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दूसरा देख लिया ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब हम यहां से एक काम करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। घटाओगे तो देखो ए को कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो, ऐसा हो गया। अब दोनों में से थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे तो अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लो। जैसे आपने अल्फा माइनस बीटा को कॉमन लिया तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो गया, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, है ना? और अल्फा और बीटा दो डिफरेंट नंबर है, अल्फा और बीटा दो डिफरेंट नंबर है, तो ये तो जीरो नहीं होगा, यानी अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, तो ये एक्सप्रेशन जरूर जीरो हो जाएगा। तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। और इसी अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं कि ये सम ऑफ रूट है, जिसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए आती है। ये बात समझ में आ गई? इस अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, है ना? तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा? सम ऑफ रूट्स आपका माइनस बी बाई ए हो गया, माइनस बी बाई ए हो गया। अब आपको ये कोफिशिएंट का रिलेशन मिल गया। ये बात समझ में आ गई ना आपको? सम ऑफ रूट कितना मिल गया? माइनस बी बाई ए मिल गया। क्लियर है क्या? कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? देख लो, कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, एक काम और करते हैं, यहां पे एक चीज और करेंगे ना। अब आपको ये बात पता है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दूसरा है ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक और काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को इस बार जोड़ेंगे, इस बार जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो जोड़ा तो देखो, ये a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया, ये b इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये c प्लस सी 2c इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब एक और काम करके देखते हैं, a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये b इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला था। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये निकाला था माइनस बी बाई ए, तो हम यहां पे रखते हैं माइनस बी बाई ए, और इस 2c को इधर भेज देते हैं, ये माइनस 2c हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और ये आ गया आपका माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 2c। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, क्या होता है बस देखते हैं इसमें। अब आप यहां से देखो, अल्फा प्लस बीटा फिर से माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस बी स्क्वायर बाई ए इक्वल्स टू माइनस 2c। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी स्क्वायर बाई ए माइनस 2a अल्फा बीटा, और ये हो गया माइनस बी बाई स्क्वायर ए इक्वल्स टू माइनस का 2c। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, ये ऐसा आ गया इनटू ए इक्वल्स टू माइनस 2c। पहली बात तो ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कटेगा। ठीक है, अब यहां से 2 अल्फा बीटा जो हो जाएगा 2c बाई ए आ गया, है ना, इस वाले 2 से ये वाले 2 कटेगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई है। ये एक बात यहां से हमें ये भी मिल गया। ये बात समझ में आ गई? तो देखो दो चीजें हमें मिल गई,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा है ना, जहां पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, और सम ऑफ जीरोज कितना होगा, माइनस बी वाई का। ये बात समझ में आ गई। और अल्फा इंटू बीटा इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं, और ये है आपका सी बाई है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे कि अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, ठीक है, जो कितना होता है, माइनस बी बाई। ये देखो आप कोएफिशिएंट से रिलेट कर सकते हो ना, ठीक है। वही अल्फा इंटू बीटा को आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, सी बाई है। ये कैसे आया हमने देख लिया, देखो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे आया, आपने यहां पे देख लिया। सम ऑफ जीरोज कैसे आया, हमने यहां से कर लिया। ये बात समझ में आ रहा है ना, तो आप ये बेसिक फंडा है, आया कैसे ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या होता है से कैसे आया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, अब मैं आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आप ऐसा काम करें कि आप ए को कॉमन ले लो यहां से, है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर आप थोड़ा सा और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो एक्स स्क्वायर और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट जो है अल्फा और बीटा है, तो बी बाई ए, अगर आप ध्यान से देखें तो बी बाई ए के जगह पे माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी बाई ए को आप अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये देख लो, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर है क्या, ये बातें आपको समझ में आ रही है, ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। कुछ और बातें बता रहा हूं यहां पे, जैसे मान लो आपको कोई दे दे कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट ए, है ना। आपको लीडिंग कोएफिशिएंट ए दे दिया, तो आपको ये बात पता नहीं, यहां ध्यान से देखिए, आप ये चीज ध्यान से देखो, ये वाला, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से लिख। ये बात आपको समझ आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो सम ऑफ फ्रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स, और इसे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया जाए तो आप बहुत जल्दी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दोगे। एक तो पॉलिनोमियल से आप जीरोस निकाल लोगे, पर दूसरी बात अगर आपके पास जीरोस हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दोगे। ये बात क्लियर है, और भी क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे ये सब, ठीक है। तो पॉलिनोमियल से जीरोस निकालना, अगर जीरोस दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ना, देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। वही जो हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखा, उससे देखना है क्या ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो पहली बात देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसका जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालना है तो पहली बात क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दो, कर दिया, तो अब इसे फैक्टराइज कर दो आप, है ना। आप इसे फैक्टराइज करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आता होगा, है ना, आता है या नहीं आता है। आपको इस 7 को दो पार्ट में तोड़ना है, पता है ना, 4x प्लस 3x और ये 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो x को कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 आ गया, यहां से 3 को कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ गया,
ठीक है, दोनों में से x प्लस 4 को कॉमन लिया और ये x प्लस 3 आ गया, तो ये आपका 0 आ गया। एक x की वैल्यू -4 और एक x की वैल्यू -3, ये दोनों जीरोज है। देखो ये दोनों जीरोज है, एक अल्फा होगा तो एक बीटा हो जाएगा। अब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखोगे ध्यान से, देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है ना। तो इसकी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 12 है। ये बात समझ में आ रही है ना। सबसे पहले बात सम ऑफ रूट की बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू -3 और माइनस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ -7 बाई 1, यही है ना, सॉरी प्लस का 7 है, प्लस का 7 तो -4 -3 -7 और ये भी -7। तो देखो दोनों इक्वल हो गया, यानी वेरीफाई कर गया, सम ऑफ रूट वाला तो वेरीफाई कर गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा और ये सी बाई ए होता है। अल्फा कितना है -4, बीटा कितना है -3 और सी कितना है 12 और ये 1। तो देखो ये 12 इक्वल्स टू 12 ये भी आ गया, तो ये भी वेरीफाई कर गया। ये बात समझ में आ रही है ना। देखो इस तरह से काम करते हैं, क्लियर है क्या, ध्यान से देख लो इसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले आप जीरोस निकाल लो, जीरोस निकालने के बाद आप वेरीफाई करके दिखा दो, अगर पेपर में ऐसा कर रहा है कि आप वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, तो आप कर लो, क्लियर है। ये आपका पहला सवाल है, ठीक है ना, ये आपका पहला सवाल है, समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग यही करते हैं, तब तक इसे मिटाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -2x -8, तो जीरोस निकालना है तो इसको जीरो के बराबर कर लो। अब जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको एक फैक्टर मिलेगा x -4 और दूसरा फैक्टर मिलेगा x + 2। इतनी बातें तो आपको समझ में आती होंगी। अब x -4 को जीरो करोगे तो x = 4, एक जीरो तो 4 आ गया, x + 2 को जीरो करोगे तो x = -2 आ गया। देखो एक अल्फा हो गया तो एक बीटा हो गया, दोनों जीरोज आपको मिल गए। इस पॉलिनोमियल को देखो, a की वैल्यू आपको 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई और c की वैल्यू -8 आ गई, ठीक है। अब पहली बात सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, तो एक तो √4 आ गया और एक -2 आ गया, ठीक है। यहां पे -2/1, तो ये 4 -2 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। सम ऑफ रूट्स वाला तो वेरीफाई कर गया भाई मेरे, ठीक है ना। अब अगला प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात देख लो। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की बात करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, 4 इंटू -2 -8 और सी कितना है यहाँ पे -8। तो देखो ये भी वेरीफाई कर गया फिर से। ये बात समझ में आ रही है ना। तो यही काम आपको करना है, ये वेरीफाई अब आप खुद से कर लोगे, ऐसे सवाल को आप वेरीफाई खुद से कर लोगे, बस मैं जीरोस निकाल दे रहा हूं, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको एकदम क्लियरली आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला, तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, x² + 3x - 10 = 3, इसके जीरोस निकालना है, ठीक है, इसके जीरोस निकालना, इसके जीरोस निकालना है, ठीक है ना। x² + 3x - 10, पहले इसे जीरो के बराबर कर दो, तो देखो एक फैक्टर तो x + 5 आ गया, दूसरा x - 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब x + 5 को आप जीरो करोगे तो एक तो x की वैल्यू -5 है और एक x की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। एक जीरो जो -5 आ गया और दूसरा 2 आ गया, ठीक है। फिर से आप सम ऑफ रूट -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो -5 × 2 -10 तो a पे दिख गया, -5 + 2 -3 और -b/a तो -3 ये भी दिख गया, ठीक है ना। तो बहुत इसलिए ये सब चीजें हो जाएगा। ऐसे ही एक सवाल यहां पे है, इसके भी बस मैं जीरोस निकालूंगा, आगे का काम आपका खुद का करना है। 4 3 -12, तो ये 4x², एक तो नंबर -6x हो जाएगा और एक +2x -3। देखो जब यहां पे ये नेगेटिव टर्म हो ना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, तो ये हमेशा ध्यान में रखोगे कि एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। ये भी चीज ध्यान रख लो कि अगर यहां नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर जो होगा नेगेटिव में होगा, छोटा वाला पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अब देखो दो दो का पेयर बना लो, इस पेयर में से 2x कॉमन ले लो तो ये 2x - 3 आ जाएगा, यहां से 1 कॉमन ले लो 2x - 3 आ गया, दोनों में से 2x - 3 कॉमन ले लो, ये 2x + 1 आ गया, ठीक है ना। कर लो जीरो।
है ना। अब एक तो x की वैल्यू 3/2 आ गई और एक x की वैल्यू -2 आ गई, -1/2 आ गई। ये बात समझ में आ गई ना। फिर से आप वही काम अगर कंपेयर करोगे तो देखो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू -3 है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट करोगे तो -b/a आएगा। ठीक है, एक तो 3/2 है और एक -1/2 है। ओके, अब यहां से b की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 4 है, -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4/4 और ये 3/2 और 1/2 तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 होगी, 1 = 1 वेरीफाई कर गया। है ना। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा = c/a है ना। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/2, c/a, c कितना है -3, a कितना है 4, तो ये भी -3/4 आ गया। देखो ये भी वेरीफाई कर गया। क्लियर है क्या। तो इस तरह से ये चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी, बस आपको जीरोस निकालने आना चाहिए। क्लियर है ना, आप बहुत आसानी से ये सब चीजें कर लोगे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है 5 4 जा 20 हो जाएगा, माइनस है तो -20, तो फिर से आपको एक नंबर नेगेटिव का मिलेगा और एक नंबर पॉजिटिव का मिलेगा, है ना। जीरो कर लो, यहां से 5x कॉमन ले लो, x -2, यहां से 2 कॉमन ले लो, x -2 = 0। अब दोनों में से x -2 कॉमन ले लो, ये 5x + 2 = 0। ठीक है, एक तो x -2 = 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहां से 5x + 2 = 0 करोगे तो x की वैल्यू -2/5, तो एक 0 2 मिल गया और एक 0 -2/5। पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -4/5, यहां से देखो -4/5। क्लियर है, दोनों को जोड़ो 2 + -2/5, 10 में से 2 गया 8, 8/5, यहां पे देखो माइनस है, फिर फॉर्मूले का माइनस, माइनस प्लस 8/5 आ गया ना। तो वैसे आप इसलिए वेरीफाई भी कर सकते हो। क्लियर है। एक और सवाल है ना, 2√3 × √3, तो √3 × √3 3, 3 2 6, तो मल्टीप्लाई हो गया +6 और ये -5x आना चाहिए, तो एक -2x और एक -3x, कुछ ऐसा। 2√3x² -2x -3x + √3 = 0। यहां से आप 2x कॉमन ले लो, बचेगा क्या √3x - 1, यहां से आप √3 कॉमन ले लो, √3x - 1 = 0। दोनों में से √3x - 1 कॉमन ले लो, आएगा क्या 2x - √3 = 0। एक तो x की वैल्यू 1/√3 और एक x की वैल्यू √3/2। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, √3 कट गया, 1/2 आ गया। अब ये देखो c/a है तो √3/2 √3 1/2 आ गया, खत्म। जोड़ के देखो 1/√3 और √3/2, ठीक है, ये 2 और ये 3, 5/2 √3, ये देखो 5/2 √3, खत्म। ठीक है, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो आप बहुत जल्दी कि क्या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है ना। फिर से देखो वही सवाल है, 2 5 10 और ये 11 आना चाहिए ऐसे, तो ये ऐसा हो जाएगा 2x² - 10x - x + 5 = 0। ओके, यहां से 2x कॉमन ले लो, x - 5, यहां से -1 कॉमन ले लो, x - 5, दोनों में से x - 5 कॉमन ले लो, 2x - 1 = 0। एक तो x - 5 की वैल्यू 0 आ गई तो x = 5 आ गया, दूसरा 2x - 1 = 0 तो x की वैल्यू 1/2। देखो दो जीरो पे मिल गए, 5 और 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 आ गया, यहां से भी 5/2 आ गया, जोड़ लो दोनों के 5 और 1/2, तो 5 × 10 + 1 11/2, यहां से देखो माइनस है और फॉर्मूले का माइनस, तो प्लस 11/2 आ गया, खत्म। ठीक है, सेम यहां पे भी एक सवाल है, 4x² - 4x + 1 = 0, मल्टीप्लाई करके 4, जोड़ घटा के भी -4 आना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाएगा ना -2x - 2x + 1। थोड़ा और दिमाग लगाते तो ये 2x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, पर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी देख लो, 2x को कॉमन ले लोगे तो 2x - 1, यहां से -1 कॉमन ले लो 2x - 1, दोनों में से 2x - 1 कॉमन ले लो, ये भी आ गया 2x - 1 = 0। एक तो x की वैल्यू 1/2 आ गई और दूसरी भी x की वैल्यू 1/2 आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1/4, यहां से देखो फिर से 1/4 आ गया, दोनों को जोड़ो 1/2 1/2 1, यहां से देखो 4/4 1, वेरीफाई कर गया। ठीक है, ऐसे ही ये भी है, x² - 5 = 0, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, x² - √5 का स्क्वायर = 0।
अब a माइनस बी, a प्लस बी पे लिख लो x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5 इक्वल्स टू 0। एक तो x माइनस रूट 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू रूट 5। दूसरा x प्लस रूट 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 5। एक प्लस का रूट 5, एक माइनस का रूट 5। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, तो सम ऑफ जीरोस तो आपको जीरोस देख गया। प्रोडक्ट कर लो माइनस रूट 5 और देख लो, सॉरी माइनस 5, और यहां से देखोगे तो माइनस 5/1 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, अगला देखो, फिर से यहाँ पे जीरोज की बात कर रही है। क्या जा रहा है, 8x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से 4 कॉमन ले लो, है ना। 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप एक देख लो, आप 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, √2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। और इसे इस तरह से लिख सकते हैं, √2x माइनस 1 इंटू √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक तो x की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, और एक x की वैल्यू माइनस 1/√2 हो जाएगा। जोड़ोगे तो सम ऑफ जीरोज 0 आ गया। देख लो x का कोफिशिएंट है नहीं, तो सम ऑफ जीरो 0। ठीक है, प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 1/2, यहां से देखोगे तो माइनस 4 8/2 8, तो माइनस 1/2 यहां से भी आ गया। ठीक है, वैसे ही ये वाला सवाल भी 5y² प्लस 10y इक्वल्स टू 0। यहां से 5y कॉमन ले लो, y प्लस 2। ठीक है, एक तो y को 0 कर दो, और एक y प्लस 2 को 0 कर लो, तो y इक्वल्स टू -2। तो सम ऑफ जीरोस तो -2 आ गया, तो कर लो -10/5 -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 आ गया, कांस्टेंट टर्म 0 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 है। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी ना। ये कैलकुलेशन आपको इतना ही फास्ट करना है, ये कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से फास्टली करना है। ठीक है, अब देखो फिर से आपके पास एक सवाल आ गया, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई होगा -12, जोड़ने घटाने पे -4, तो देखो एक तो -4x हो जाएगा, और दूसरा +3x -4 इक्वल्स टू 0। आप दो दो का पेयर बनाओ, इस पेयर से x कॉमन ले लो, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। इस पेयर से 1 कॉमन ले लो, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो आप यहां से 3x माइनस 4 कॉमन लोगे, तो आपको मिल जाएगा x प्लस 1। क्लियर है क्या, है ना। तो एक तो ऐसा है, इसको 0 के बराबर करोगे, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से तो x की वैल्यू आपको 4/3 मिल गया, है ना, ये 4 है। और यहां से x की वैल्यू -1। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3, तो देख लो सी बाई है -4/3। जोड़ोगे तो आपको 1/3, तो यहां से 1/3 भी मिल गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरह से ये इस टाइप के सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे। ठीक है, अब देखो कह रहे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ व्हिच जीरोस इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3। ठीक है ना, आपको ये बस दिया हुआ है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो आपको, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि ऐसा होता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, और ये देखो आप चाहोगे तो यही 3 को इधर ऐसे लिख सकते हो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा सा सवाल दिया गया है कि इफ x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आप ये भी कह सकते हैं रूट्स की जगह की जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये जीरो हटा दिया जाता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाता, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो कहीं रूट्स अगर वर्ड यूज करता है सवाल में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बात ठीक है। तो देखो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, कह रहा है कि एक रूट्स तो -3 है,
ठीक है ना। जैसे पॉलिनोमियल के लिए जीरोज काम करता है वैसे इक्वेशन के लिए रूट्स काम करते हैं। तो एक यानी जैसे आप x के जगह पे -3 रखेंगे तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। इसका रख के देखते हैं, करो a -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 9a -21 प्लस b इक्वल्स टू 0 और ये 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन आपका ये है, ठीक है। अब एक दिन क्या कर दो, +2/3 रख लो। तो +2/3 रखोगे तो देखो 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 माइनस सॉरी प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ऐसा ही हाँ, तो a इंटू 4/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 36a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0, यानी 36a प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस का 42। ये बात समझ में आ रही है ना। दिस इज इक्वेशन सेकंड। यह आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दो अननोन है आपके पास, ठीक है। उस a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम कर लो ना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं ना इसमें से। तो ये आ गया 36a प्लस 4b इक्वल्स टू 21 4 जा 84, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब घटा लो आप, माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला तो खत्म हो गया, है ना। 9 में से 4 गया 5 में, और ये आपका 84 और 42 मिलके कितना हो जाएगा, ये आपका 8 4 12 126 हो जाएगा। और b इक्वल्स टू यहां से आ गया b की वैल्यू -126/5, -126/5। अगर सारा कुछ कैलकुलेशन सही होगा तो मुझे लगता है कि ये सही होना चाहिए b की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू -126/5। क्लियर है सब कुछ। हो सकता है एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन अपना, कुछ गड़बड़ ना हो तो। कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है ना। अगर b आ गया तो आप फिर a निकाल सकते हैं, b की जगह पे इसे पुट करके a निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। b की जगह पे आप ऐसे रख लो 9a -126/5 -126/5 इक्वल्स टू 21। सो 9a इक्वल्स टू 21 प्लस 126/5, है ना। और 9a की वैल्यू 21 बचे 105 प्लस 126/5, 126 और 5 231 होता है। तो 9a इक्वल्स टू 231/5, 3 1 4 2 6, a इक्वल्स टू 231/5 इंटू 9, है ना। तो 3 1 4 2 3 3 जा 9, 3 7 21, 3 7 21, तो ये 77/15 हो गया। a की वैल्यू 77/15 और b की वैल्यू -126/5 हो गया। क्लियर है ना। तो इस तरह के सवाल आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक और सवाल है, कह रहे कि इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है x प्लस a है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी एक पॉलिनोमियल ये है px, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, और इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस a है, यानी p ऑफ माइनस a क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। फैक्टर थ्योरम हमको पता है ना कि x माइनस a फैक्टर होगा, तब p a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैसे p ऑफ माइनस a 0 हो जाएगा। तो जहां जहां x है सब जगह आप माइनस a रख लो। 2a माइनस a प्लस 5 ऑफ माइनस a प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया। अब ये आ गया 2a² माइनस 2a² माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये दोनों कैंसिल। अब ये -5a इक्वल्स टू -10, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है। यहां से आप a निकाल सकते हैं। क्लियर है। हाँ, अगला देखो थोड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, थोड़ी सी बात हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी कर लेते हैं। देखो ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो देखो पहली बात क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अधिक से अधिक 3 जीरोज हो सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ये 3 जीरोज हो सकते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, इसका मतलब यह है, पहली बात तो यह है कि p अल्फा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। p बीटा की वैल्यू 0 होगी। तीसरी बात p गामा की वैल्यू 0 होगी। पहला कंडीशन तो यही है।
क्लियर है? एक बात मैं आपको और बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये लिखोगे कि इस पॉलिनोमियल का x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ px। दूसरी बात और है कि x माइनस बीटा भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और एक बात और है कि x माइनस गामा भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये बात क्लियर है? आप एक चीज और क्लियर कर सकते हो कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसके बराबर। ये बात आपको समझ में आ रही है? देख लो, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये चीजें ध्यान से आप देख लो, ऐसा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह से भी चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? तो आप इस पॉलिनोमियल को ऐसा लिख लेंगे। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट है ये देखो, देखो आपके पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपको पता है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं, अल्फा, बीटा और गामा। सबसे पहली बात, हम अल्फा बीटा और जीरोज के बारे में बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? पहली बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करेंगे, है ना? एक चीजें करते हैं थोड़ी सी। मैं एक काम करता हूं, इस एक्सप्रेशन से एक काम करते हैं, पहले एक दो चीज निकाल लेते हैं। आप मान लो दोनों तरफ x की जगह पे जीरो पुट कर दिया, x की जगह पे जीरो पुट कर दिया, है ना? बस देखते हैं एक चीज है, जैसे आप x की जगह पे जीरो पुट करोगे तो ये क्या पूरा जीरो बचेगा और ये d आ जाएगा, और यहां a इंटू, अब जैसे यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो पुट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आ गया माइनस अल्फा बीटा गामा। ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? और ये जैसे आ जाएगा अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आ जाएगी ओ माइनस डी बाई ए आ गया। ये चीज बड़ा आसानी से मिल गया हमें, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गया, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर सकते हैं। जैसे यहां से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला टर्म मिल जाएगा, और जब आप कंपेयर करेंगे तो मैं अब डायरेक्टली आपको यहां पे ये सारी चीज लिख देता हूं। पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। ये बात समझ में आ रही है ना? और सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है, यानी सम ऑफ जीरोज जो होता है वो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप इसलिए वहां से कंपेयर करके भी ये काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, दो को एक बार ले लो ना, टू एट अ टाइम। ठीक है, और ये भी ऐसा आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और यहां से आ जाएगा सी बाई ए। ठीक है, और तीसरा है अल्फा बीटा गामा, तीसरा है अल्फा बीटा गामा, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये मेरे भाई अल्फा बीटा गामा जो है वो माइनस डी बाई ए आएगा। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। बाकी तो ये ऐसा चैप्टर है कि आप चाहें तो कुछ भी ना याद करें, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बहुत सारे सवाल कर सकते हैं प्यार से। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये काम यहां से आप कर लेंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट है सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब हम कुछ सवालों को देखते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल देखो, जैसे आपके पास ये सवाल दे रखा, इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये देखो आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है ना px, x क्यूब
प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12, है ना। एक तो बात ये कर रहे हैं कि -1 इसका एक जीरो है, तो बाकी के अदर जीरोज बताना है, ठीक है। आप ये कहोगे x -1 इज द जीरोज ऑफ px। -1 इसका जीरो है, आपको बताया था ना कि अल्फा अगर जीरो है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, वैसे ही -1 अगर जीरो है तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, है ना। एक फैक्टर तो इसका x प्लस 1 है। अब आप क्या करोगे, इसी x प्लस 1 से इसमें डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12, आप डिवाइड कर दो, देखो ये x² आ गया, x³ प्लस x², क्लियर है, ये माइनस ये खत्म, ये आपका x² माइनस 11x माइनस 12 और ये प्लस का x आ गया, तो ये x² और ये x आ गया, ठीक है। ये माइनस तो ये माइनस का 12x और ये माइनस का 12, ये माइनस 12 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 12x और ये माइनस 12, ये प्लस ये खत्म, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान से देखोगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, यानी ये भी इसका एक फैक्टर है px का, है ना। तो आप लिखोगे नाउ x² प्लस x माइनस 12 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ px, है ना। ये भी इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि ये जब इसका फैक्टर है तो देखो x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहां से इसके जीरो निकाल दो, अगर इसका जो जीरोज होगा वो इस पॉलिनोमियल का भी जीरोज होगा, तो करते हैं ना, x प्लस 4 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, आप करोगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4 होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 होगा, है ना। तो -4 3 और -1 तो एक था ही, तो बाकी के दोनों जीरो ये हो जाएगा, एक -4 हो जाएगा और एक -3 हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस dy है, तो 3 4 जा -12 हो जाएगा ना, -12 इंटू -1 प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखो माइनस dy है, तो माइनस माइनस प्लस 12/1 खत्म। अब जोड़ के देख लो, 3 और -4 -1 और -1 -2, सम ऑफ जीरो माइनस b बाई है, आ जाए यहाँ पे -2 आ गया, खत्म। तो इस तरह से आप अपने चेक भी कर सकते हैं क्या मैंने जो आंसर निकाला ये आंसर मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन रहता है ये क्रॉस चेक करने में बहुत फायदे देते हैं आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि अरे सर मुझे क्या जानने की जरूरत थी, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हम ऐसे तो कर ही सकते थे ये सवाल, है ना। लेकिन वो चीजें आपको ये चेक करने में काम तो दे दिया ना कि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से चेक कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो से चेक कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम वहां से चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं, जितना ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन रहता है उतनी ही आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। आगे के क्वेश्चंस देखें। अब देखो एक और सवाल आ गया, इफ 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक जिसके दो जीरोज दे रखे हैं, आपसे तीसरा जीरोज पूछ रहा है ना। तो पहली बात तो ये px एक पॉलिनोमियल हो गया, x³ है -4x² -7x प्लस 10, इसका एक जीरो 1 और -2, 1 एंड -2 आर द जीरोज, है ना। तो आप ये कह सकते हैं अल्फा और बीटा दे दिया, एक गामा नहीं पता है, तो आपको पता नहीं कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये माइनस बी बाई है, माइनस बी बाई है, माइनस बी बाई है ना, माइनस बी बाई है, तो आप ऐसे कर दो ना, यहां से डायरेक्ट 4 ले लो बाई 1, तो ये अल्फा 1 आ गया, बीटा -2 आ गया, गामा को एज इट इज लिख लो और ये 4 आ गया, -1 प्लस गामा इक्वल टू कितना 4, तो गामा इक्वल टू 4 प्लस 1, सो गामा विल बी 5। यहां से देखो एक वैल्यू आपको यहां से मिल गई, है ना। आप चाहते तो मेथड 2 था, आप वहां से निकाल लेते हैं, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा कितना होता, ये आपका -d/a होगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा 1 इंटू -2 इंटू गामा, और डी कितना है 10, तो -10/1, तो -2 गामा इक्वल टू -10, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, गामा इक्वल टू 5, आप यहां से भी निकाल सकते थे। एक और तरीका था कि आप 1 और -2 तो जीरो जाएंगे, तो एक फैक्टर x -1 दूसरा फैक्टर x प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर आप उसी से इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, डिवाइड करोगे तो कोसेंट लीनियर आ जाएगा और फिर वहां से एक जीरो आ जाता, तो ये भी तरीका था। तो आप इस सवाल को करने के लिए आपके पास खूब सारे तरीके रहेंगे, कौन सा तरीका आपके लिए आसान होगा ये आपको
वहां पे तय करना है। अब एक और अच्छा सवाल आ गया, ठीक है, एक और अच्छा सवाल है, करे कि 3 and -3 आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखो क्या करना है, ध्यान से देखना है इसको। आपके पास पॉलिनोमियल ये है, आप इसे px मान लो, x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। आपको 3 एंड -3 दो जीरोस दे रखे हैं। आपको बोला गया कि जिसकी जितने डिग्री उसके उतने मैक्सिमम जीरोस, तो दो जीरोस दिए हुए हैं, दो और आ सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस हैं। हम करके देखते हैं क्या होता है। ऐसा करो कि 3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है, इसलिए x -3 एंड x + 3 आर द फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। जब ये पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, इसलिए x -3 इंटू एक्स प्लस 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 9 हो गया। x स्क्वायर माइनस 9 इज द फैक्टर ऑफ px, यही हो गया ना। अब आप इसी x स्क्वायर माइनस 9 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, आप इसी x स्क्वायर माइनस 9 से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ना, ठीक है। आपको इधर डिवाइड करना, आप ये कर लो x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, डिवाइड करोगे x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ठीक है। ये x स्क्वायर, x के पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस और ये प्लस, ये खत्म, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब ये हो गया आपका प्लस का x, तो x करोगे तो ये x क्यूब आ गया और ये माइनस का 9x आ गया, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18, तो ये माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 18 है ना, ऐसा ही है। और ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, यानी एक फैक्टर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 भी आ जाएगा। एक फैक्टर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 भी आ जाएगा, नहीं, एक फैक्टर आपके पास और आ गया, आपके पास एक फैक्टर ये भी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ px, ऑल्सो द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो आपको रिमेनिंग जीरोस निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन के जीरोस निकाल दो, कर लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और कर लो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1। तो आपको जो रिमेनिंग जीरोज है वो एक माइनस 2 है और एक 1 है। क्लियर है क्या? तो आप इस तरह से इस सवाल के भी आंसर बता सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, इस तरह के सवाल के भी जवाब दे सकते हैं। क्लियर है क्या?